कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सेट नंबर 5 करने वाले हैं रुकमणी पब्लिकेशन दी प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 3 जीके जीएस का। मैं परीक्षा से पहले एक बार जरूर प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन रेलवे में रिपीट होते हैं। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्कोर भी बूस्ट होगा। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोग के सामने पहला सवाल। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। बस सवाल आपको यही खत्म कर देना है कि तो क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। तो मेरु रज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। बाकी बात आगे जो लिखा हुआ है वो मेरु रज्जु के बारे में लिखा हुआ है, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, मेरु रज्जु करता है। और मनुष्य के शरीर में मेरु रज्जु की 31 तंत्रिकाएं जोड़ी होती है, 31 जोड़ी होती है। शरीर में कितने होते हैं, मनुष्य के शरीर में 31 मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। तो भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली गगन है। गगन का पूर्ण रूप अगर पूछे, गगन का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो गगन का फुल फॉर्म क्या है। गगन का पूर्ण रूप है जीपीएस। जी से हो गया जीपीएस, ए से हो गया आपका एडेड जीपीएस एडेड, जी से हो गया आपका जियो जीपीएस एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन। ये आपका हो गया गगन का पूर्ण रूप हो गया। कभी कभी ये भी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है। गगन का क्या हो गया, जीपीएस एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। अब नाग की अगर बात करें तो नाग कैसी मिसाइल है, आपको ध्यान में रखना है। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ये टैंक रोधी मिसाइल है नाग। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लास्टिक में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इनमें से कौन सा है जो प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, आपको ध्यान में रखना। और एक या मेटाजोआ जो बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है। मैं बता दूं, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। आपको बताना है कि मलेरिया का वाहक मच्छर कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा मच्छर के काटने से होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। तो भारत में निर्मित पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। अप्सरा कहाँ है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में है अप्सरा। और अप्सरा की स्थापना कब हुई, 1956 में स्थापना हुई फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और जितना हो सके शेयर अपने दोस्तों के पास करें ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक नहीं है। तो मैं बता दूं कि परिस्थितिकी में 2 ही घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक अजैविक घटक। कौन से होते हैं, एक होते हैं जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक, तो आप इनमें से कौन सा है जो अजैविक घटक नहीं है। तो हरा पौधा अजैविक घटक की श्रेणी में नहीं आता है, हरा पौधा जैविक घटक है, आपको याद रखना है। हरा पौधा क्या है, एक जैविक घटक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल क्या है। ट्रैकर बॉल क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ट्रैकर बॉल, और ये माउस की तरह ही वर्क करता है, आपको याद रखना है। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नंबर 8, कौन अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है। तो सरीसृप अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है। और सरीसृप श्वसन किस अंग से करता है, श्वसन किस अंग से सरीसृप करता है। तो सरीसृप श्वसन फेफड़े से करता है, फेफड़े से सरीसृप श्वसन करता है। और अभी तक वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप जिसको रेप्टाइल बोलते हैं, रेप्टाइल कौन सा है, तो मगरमच्छ सबसे बड़ा है, मगरमच्छ सबसे बड़ा रेप्टाइल है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया आपके सामने 9 क्या है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में दक्षिण नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। ये तेलंगाना में, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तेलंगाना में, आपको इसको ध्यान में रखना है। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है,
पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स, आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि जल्दापारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और बलपक्रम किस राज्य में है, तो बलपक्रम मेघालय में। आप ये सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस बार पूछा दक्षिग्राम के बारे में तो अगला बार जल्दापाड़ा के बारे में भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा आयोग है जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध को नहीं बतलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो स्कूली शिक्षा प्रणाली से। स्कूली शिक्षा प्रणाली से कोठारी आयोग का संबंध है। शिक्षा प्रणाली, आपको इसको ध्यान में रखना है। और बाकी बात जितने भी आयोग इसमें दिए हुए हैं ये सारे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है, तो कोठारी आयोग इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो आपको ये पता होगा, बहुत ही फेमस सवाल है ये। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमित्रे ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत का वैज्ञानिक मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 है, जो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा इसको क्या किया गया है? प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इसमें जो सवाल बनेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, आप उसको ध्यान में रखिएगा। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। अब मैं जो बताने वाला हूं उसको आप ध्यान में रखिएगा कि 1 बाइट बराबर कितना बीट होता है? 1 बाइट बराबर कितना बीट होता है? तो 8 बीट होता है। आपको इसको ध्यान में रखना, ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 बाइट बराबर 8 बीट। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 1 निब्बल बराबर कितना होता है? 1 निब्बल बराबर 4 बीट होता है। यही दो इंपॉर्टेंट है जो कि सवाल में बार बार ये घूम घूम के आते हैं, बाकी बात सारा का 1024 ही होता है। आपको ये दोनों को ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में कौन राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद वाले कौन कौन से राज्य हैं, पहले वो आप जान लीजिए। तो पहले 2 राज्य एक साथ आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में आपका बिहार याद रखना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये हो गया। एक और आपको याद रखना है कर्नाटका अलग से। ये वो राज्य है जहां विधान परिषद है। तो इनमें से कौन सा नहीं विधान परिषद नहीं है? तो केरल में विधान परिषद नहीं है। ये इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल कहाँ है? जम्मू और कश्मीर के बीच में है। और ये जोजिला टनल है जो लद्दाख से आपको कश्मीर तक जोड़ेगा। तो लद्दाख यानी कि श्रीनगर से आपको किस जगह को जोड़ेगा? ये आपस में लेह को। तो आपको ध्यान में रखना है कि जोजिला जो टनल है वो किन 2 जगहों को आपस में जोड़ेगा? तो श्रीनगर और लेह के बीच में। और कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है मेरे फ्रेंड्स। अगले सवाल की ओर चलते हैं। लिखित में से कौन 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो 2014 में भारत का 29वां राज्य बनने वाला कौन सा था? वो तेलंगाना था। और कब बना था? 2 जून 2014 को ये तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। आपको इसको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगले सवाल की ओर चलते हैं। और मैं एक और इसमें बात करूं झारखंड की। तो झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000। आपको याद रखना 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड का स्थापना हुआ था। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ये एक और आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के बारे में। किसको के बारे में? छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारे एक ही महीने में स्थापित हुए हैं। 15 नवंबर 2000 झारखंड, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, ताकि अगली वीडियो को मैं और दुगनी उत्साह के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं मेरे फ्रेंड्स। अगला सवाल क्या है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? मीन्स FDI जिसको बोलते हैं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये कब से भारत में स्टार्ट हुआ सरकारी उपक्रमों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में ये आपका भारत में स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नंबर 18 क्या है? 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन किस वायसराय के समय किया गया था? तो आपको ध्यान होगा कि 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। न्यू दिल्ली जो है सो भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। तो आपको ये पता होगा जब कि 1912 में जब दिल्ली राजधानी बनी थी उस समय वायसराय कौन था? तो ये इस सवाल का भी आप जवाब दे सकेंगे। तो इसका राइट आंसर
क्या लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय सिविल सेवाओं में रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। मैं और बता दूं कि लॉर्ड हार्डिंग के समय ही प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। ये भी अगर सवाल बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। और डफरिन की बात करें, लॉर्ड डफरिन, तो डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। डफरिन के समय आपको ये भी याद रखना है। और करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन, करजन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1905 में। आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो एक सवाल के साथ मैंने कई सवाल बता दिया। एक और मैं बता दूं, इरविन के समय ही 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था। तो इस सवाल के साथ कितने एक्स्ट्रा सवाल मैंने आपको करा दिया क्या, कि डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और हार्डिंग के समय ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, और करजन के समय बंगाल विभाजन 1905 में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बहुत ही इजी सवाल है ये। तो ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मैं इंटरनेशनल संगठन का नाम बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एडीबी का अगर पूछ ले, एडीबी का मुख्यालय तो मनीला में एडीबी का मुख्यालय है। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और नाटो का अगर पूछ ले तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का ब्रुसेल्स में। प्यारे दोस्तों, आपको इसको भी ध्यान में रखना, नाटो का ब्रुसेल्स में। सार्क का भी अगर पूछ ले तो सार्क का मुख्यालय आपको पता होगा, ये कहाँ इसका मुख्यालय? काठमांडू में। ये कुछ संगठन थे जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते थे, मैंने बता दिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? महान साहित्य कृति मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। कुछ मैं पुस्तक का नाम बता देता हूं और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पंचतंत्र के बारे में अगर पूछ ले, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा लिखा है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे हैं। और एक और सवाल, प्रेम वाटिका, बहुत ही बढ़िया है ये। प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम वाटिका रस खान द्वारा लिखा गया है। रस खान, आपको ध्यान में रखना है। कादम्बरी किसकी पुस्तक है? तो कादम्बरी बाण भट्ट की पुस्तक है। कादम्बरी किसकी पुस्तक है? बाण भट्ट की पुस्तक है। आपको ये सारे पुस्तक को ध्यान में रखना है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। और भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कितवें तीर्थंकर थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। और अंतिम भी बोल सकते हैं। और अंतिम भी तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर थे। और इसका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। या तो मूल नाम बोले, इसका क्या था? वर्धमान था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया सवाल ये भी है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। ये तो आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ही बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा सवाल है फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। इससे सवाल नहीं तो इससे जो मैं बताने वाला हूं उससे सवाल जरूर बन सकते हैं। तो क्या है? बेरिंग जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो पहले इसका आप आंसर जान लीजिए कि बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। बेरिंग जल डमरू मध्य, जिसको बोलते हैं बेरिंग वाटर स्टेट बोलते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान में रखिएगा कि जिब्राल्टर जल संधि किसको आपस में जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि किसको आपस में जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर और किसको आपस में जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। आपको ये ध्यान में रखना है। अगर डोबर जल संधि पूछे कि डोबर जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को, उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगले सवाल की ओर नंबर 24, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो नतवलन को अभी नति कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इनमें से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिधर्म कोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ये प्यारा सवाल है। इसके राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य इसके संस्थापक हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कहलाता है। तो कौन सा? वो बोगीबील ब्रिज है जो असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। और ये कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर।
ब्रह्मपुत्र नदी पर है, आपको ध्यान में रखना है। और इसकी लंबाई कितना है, अगर लंबाई पूछ ले तो इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है मेरे प्यारे मित्रों, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो एक ही है KGF कर्नाटक। आपको याद रखना, कर्नाटक सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है 29 क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। तो बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में ही दिया गया था, जो कि कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह, आपको पता होना चाहिए 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और इसी सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। दास वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि दास वंश की स्थापना किसने की है। गुलाम वंश के तो जानते हैं, तो गुलाम वंश को ही दास वंश कहा जाता है, जिसकी स्थापना किसने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। केप टाउन जो है सो दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है, आपको ध्यान में रखना है। ये क्या कौन सी है, विधायी राजधानी है। अगर विधायी राजधानी बोले तो आपको क्या करना है, केप टाउन मारना है, केप टाउन मारना। अगर यदि प्रशासनिक राजधानी बोले तो प्रिटोरिया। फ्रेंड्स आज का सेशन खत्म करते हैं, आज के सेट में 31 सवाल ही थे। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले सेट के